आज हम तत्वों की सक्रियता श्रेणी और उसे याद रखने की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता की माप है, जिसमें अधिक क्रियाशील धातुएं श्रेणी में ऊपर स्थित होती है तथा कम क्रियाशील धातुएं श्रेणी में क्रमशः नीचे स्थित होती है। अर्थात श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता में कमी आती जाती है। यह हमारे समूह सक्रियता श्रेणी है, जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड आते हैं। सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम और सोडियम सबसे ऊपर स्थित हैं, अर्थात ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। सिल्वर और गोल्ड सबसे नीचे स्थित हैं, अर्थात ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। इन्हें उत्कृष्ट धातुओं की संज्ञा भी दी जाती है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता में क्रमशः कमी होती जाती है। उदाहरण के लिए हम कैल्शियम और कॉपर का उदाहरण लेते हैं। तो कैल्शियम कॉपर की तुलना में सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित है, अर्थात कैल्शियम की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में ज्यादा है। सक्रियता श्रेणी को याद करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसको याद करने की एक ट्रिक आपके सम्मुख स्क्रीन पर है, जिसमें पोटेशियम को पोपटलाल, नेट्रियम या सोडियम को ने, कैल्शियम को कार, मैग्नीशियम को मंगाली, एल्यूमिनियम को अल्टो, जिंक को जैन, फेरस को फरारी, प्लम्बम या लेड को लेकिन, हाइड्रोजन को हम, क्यूप्रस को क्यों, हाइड्रोजियम या मरकरी को हंगामा, अर्जेंटम या सिल्वर को आगे बढ़ाएं, ओरम या गोल्ड को और से याद किया जाता है, जिससे ऊपर से नीचे की ओर एक वाक्य तैयार होता है। पोपटलाल ने कार मंगाली, अल्टो जैन फरारी, लेकिन हम क्यों हंगामा आगे बढ़ाएं। और इसकी सहायता से हम सक्रियता श्रेणी को आसानी से याद कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापन हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब AB और C की क्रिया करवाई जाती है तो C AB में से B को विस्थापित कर देता है और इससे हमें AC और B प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ क्रिया करवाई जाती है तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। जिंक सल्फेट बनने से कॉपर सल्फेट का नीला रंग भी लुप्त हो जाता है। सक्रियता श्रेणी और विस्थापन अभिक्रिया में प्रगाढ़ संबंध है। सक्रियता श्रेणी की सहायता से हम कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव है, कौन सी नहीं है, उसका पता लगा सकते हैं। एक फैक्ट है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से नीचे स्थित कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवणों या यौगिकों से विस्थापित कर देती है और विस्थापन अभिक्रिया संभव होती है। इसे समझते हैं। पहली समीकरण में कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ क्रिया हो रही है। कॉपर जिंक की तुलना में कम क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए पहली विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। दूसरी अभिक्रिया में जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया हो रही है। जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है, अतः यह विस्थापन अभिक्रिया संभव है। तीसरी अभिक्रिया में कॉपर की फेरस सल्फेट के साथ क्रिया हो रही है। कॉपर फेरस की तुलना में कम क्रियाशील धातु है, अतः कॉपर फेरस को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए तीसरी समीकरण संभव नहीं है। चौथी अभिक्रिया में फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है। फेरस कॉपर सल्फेट में कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए फेरस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये चौथी विस्थापन अभिक्रिया संभव है। इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया और सक्रियता श्रेणी को हम आसानी से समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।